ओके फाइन। नाउ आई होप आपको मेरी वॉइस अब आ रही होगी। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग ऑल्टर कमांड को पढ़ रहे हैं। ऑल्टर कमांड से हम लोग टेबल की डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं किसी टेबल की डेफिनेशन को देखना चाहता हूँ, क्या टेबल मैंने बनाई थी, उसमें कितने कॉलम्स बनाए हैं, उनके नाम क्या हैं, किसका क्या डेटा टाइप है, किसका क्या साइज है। अगर मान लीजिए मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास DESC कमांड होती है। DESC कीवर्ड है जिसको आप ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के टाइम पर, और इसको आप एज ए कमांड की तरह भी यूज करते हैं। जब आप DESC कीवर्ड से कोई भी लिखना शुरू करते हैं अपना सेंटेंस, तो वो कमांड की तरह यूज होता है। तो लिखेंगे DESC, उस टेबल का नाम, जिस टेबल की डेफिनेशन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे स्टूडेंट्स चल रही थी, तो अब इसने मुझे टेबल की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया कि भाई आपकी स्टूडेंट टेबल में एक फील्ड है, फील्ड माने कॉलम है, रोल नंबर, जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। दैट मीन्स इस कॉलम में जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। तो ये आपको वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, वो तो सेलेक्ट कमांड से आप रिकॉर्ड्स को देखते हैं। ठीक है। दूसरा है नेम, जिसमें वैरकर टाइप की वैल्यूज हैं और 10 लेंथ मैक्सिमम हो सकती है। तीसरा कॉलम मार्क्स, और ये आपका फ्लोट टाइप। नल का मतलब है कि अगर आप रोल नंबर को इंसर्ट नहीं करेंगे किसी भी रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें नल वैल्यू अलाउड है, मतलब मिसिंग वैल्यू अलाउड है। मिसिंग वैल्यू अलाउड है। रोल नंबर कॉलम में अगर वैल्यू मिसिंग आई तो बाय डिफॉल्ट वो नल दिखेगी। हमने देखा भी है मार्क्स कॉलम के लिए ऐसा होते हुए कि जब मार्क्स कॉलम में हमने वैल्यू नहीं बताई थी तो वो अलाउड थी, इसलिए हम उसको मिस कर पा रहे थे, और उसकी जगह पर क्या आ गया था, नल वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है। एक नया कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं अपना डेटा देखना चाहूं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं सर एक नया कॉलम ऐड कर दिया जाए। लेट अस सपोज उस कॉलम का नाम कर दिया कोर्स। कोर्स नाम से एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो अब कैसे करें, क्योंकि टेबल जब बनाते हैं क्रिएट कमांड का यूज करके, उस समय कॉलम की डेफिनेशन हम लोग बताते हैं। लेकिन टेबल बन जाने के बाद अगर कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर कमांड से इस काम को किया जा सकता है। तो सिंटैक्स होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट टेबल का नाम लिखेंगे। अगर कोई और टेबल की डेफिनेशन मॉडिफाई करोगे तो उसका नाम लिखोगे। फिलहाल हम स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम लिखेंगे ऐड। क्या ऐड करना चाहते हो, कॉलम। यहाँ लिखेंगे कॉलम। कॉलम का नाम बताइए, किस नाम का कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, अपने का कोर्स। अब जब भी कोई कॉलम आता है हमारा टेबल में, तो हमें उसका डेटा टाइप बताना ही होता है कि कोर्स कॉलम इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, फ्लोट करेगा या वैरकर। तो हमने कहा वैरकर करेगा, यहाँ लिख दिया हमने वैरकर। वैरकर डेटा टाइप ये कहता है कि जब मैं आता हूं किसी कॉलम के लिए, तो मुझे साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो हमने कहा भाई आपकी लेंथ मैक्सिमम चलो 10 कर देते हैं। उसके बाद कमांड को एंड कर देंगे।
तो ये कमांड आपकी एंड हो जाती है। क्वेरी ओके। अब now the point is कि what will be the position of this newly created column, middle of the table, beginning of the table और लास्ट ऑफ द टेबल। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कहीं स्पेसिफाई तो करा नहीं है कहाँ ऐड करना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल्टर कमांड से जब नया कॉलम ऐड होता है तो ये लास्ट में ऐड हो जाता है। तो अब अगर मैं सेलेक्ट कमांड चला कर दिखाऊंगा तो यहाँ पर कोर्स कॉलम आपका आ जाएगा। लेकिन सर अब अगला क्वेश्चन, इस कोर्स कॉलम में 6 रोज आएंगी, तो वो 6 रोज कहाँ से आएंगी, उनकी वैल्यू क्या होगी। तो अब एसक्यूएल में किसी भी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू नल रहती है। तो अब अगर मैंने कुछ बताया ही नहीं है तो क्या आएंगे, नल नल, सब जगह नल आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कमांड से देखने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली वहां पर दो क्वेश्चंस अब हमारे साथ ऐड हो गए। पहला, सर ये लास्ट में ऐड हुआ है, मुझे बीच में ऐड करना है, सबसे पहले ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन, सर मैं नल वैल्यू के साथ एग्री नहीं हूं, मुझे वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है। तो पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि मुझे कोर्स कॉलम को नेम कॉलम के बाद ऐड करना है। रोल नंबर, फिर नेम, फिर कोर्स, फिर उसके बाद मार्क्स आने चाहिए। तो अब सर ये कॉलम तो ऐड हो चुका है, अब आप एक और कॉलम ऐड करोगे और उसका नाम भी कोर्स रखोगे तो क्या सेम नेम के दो कॉलम आ सकते हैं, आंसर इज नो। एक टेबल में एक नाम से अगर कॉलम बन चुका है तो उस नाम से दोबारा कॉलम आप नहीं बना सकते। तो या तो आप एक और कॉलम ऐड करिए, उसका नाम कुछ और रख लेना और फिर उसको बीच में ऐड करके दिखा दो। ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इसको कॉलम को ड्रॉप कर दो। हमें ये भी तो सीखना ही है कि अगर किसी कॉलम को हमने टेबल बनाते समय मान लो बना लिया था, अब हमें लग रहा है उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको वहां से हटा दो। तो अब ये भी सीख लेते हैं कि कोई भी कॉलम अगर मुझे ड्रॉप करना है, चाहे ये वाला करना है, चाहे ये करना है, चाहे ये करना है, चाहे ये, टेबल ड्रॉप नहीं करनी है, टेबल के किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, तो मैं कोर्स कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ। बाकियों को ड्रॉप करेंगे तो थोड़ा डेटा का लॉस हो जाएगा अपना, ये अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है। तो अब फिर से ऑल्टर कमांड सीखनी पड़ेगी। ऑल्टर कमांड का इस बार सिंटैक्स होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। अब वहां पर लिखा था हमने ऐड कॉलम, इस बार क्या लिखना चाहिए हमें, ड्रॉप कॉलम। अब क्या इतना लिखने से ऑल्टर कमांड को यह समझ में आ जाएगा कि मैं किस कॉलम को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूं। तो आगे फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉलम का नेम लिखना चाहिए। अच्छा, अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि इसका डेटा टाइप क्या है, कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इस नाम से एक ही कॉलम हो सकता है या तो इस नाम से चार पांच हो सकते होंगे, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो इतने से कम अपना हो जाएगा, कॉलम ड्रॉप हो गया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कमांड कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं, ऐसा लगता है इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं, बस इसमें इज एम आर बास बार डिड नहीं है, बाकी तो मेन मेन वर्ड सारे ही आ रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम पहले सिक्वल रखा गया था, SEQUEL, जहां पर ई का मतलब इंग्लिश ही था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब एक बार सेलेक्ट कमांड चला के देख लेते हैं तो कॉलम ड्रॉप हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं नेम के बाद आप कोर्स कॉलम को ऐड करें। तो ऑल्टर कमांड फिर से लिखेंगे भाई, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं आफ्टर, किस कॉलम के आफ्टर इस कोर्स कॉलम को आप ऐड करना चाहते हैं, हमने कहा नेम। तो अब क्या होगा, नेम नाम से कॉलम होना चाहिए, अगर ये कॉलम नहीं निकला तो एरर आ जाएगी। तो वो डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी, वो तो हमें पता ही है।
अब अगर मुझे किसी भी नए कॉलम को सबसे पहले ऐड करना है, सबसे पहले, तो इसको ड्रॉप कर दो पहले। अब सबसे पहले अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते होगे? शायद बिफोर का दिमाग में आ रहा होगा कि बिफोर नेम, बिफोर रोल नंबर। तो ट्विस्ट ये है कि बिफोर एसक्यूएल का हिस्सा है, लेकिन इस पर्पस के लिए बिफोर का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर आप लिखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले यही कॉलम आता है। तो अगर आपको नए कॉलम को टेबल में सबसे पहले ऐड करना है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, और किसी कॉलम के आफ्टर ऐड करना है तो आफ्टर उस कॉलम का नाम लिखते हैं। ठीक है। और अगर लास्ट में ऐड करना है तो कुछ नहीं लिखते। कोर्स सबसे पहले ऐड हो गया। हमने कहा चलो ठीक है सर, अब इसी के साथ हम एग्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नोट्स हम लिख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पहली क्लास में बहुत कम थी, दूसरी में बढ़ गई, अब बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। अब ये हो गया, अगर ये नहीं लिखे तो क्लास इनकम्प्लीट मानी जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सर, सिर्फ प्रैक्टिस कमांड की नहीं होनी चाहिए, हमारे पास उनके नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कमांड्स हो गई हैं कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी कुछ भूलते रहेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल तो जाएंगे ही फिर सारी। ये नोट्स हमें याद दिला देंगे, क्योंकि अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, और एक एक लाइन को हमने वेरीफाई करके लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी लाइन इसमें नहीं है जो आप चलाओ और ना चले। अगर नहीं चल रही तो कमी हमारे अंदर है, इनमें नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले चला के देखी है तब लिखा है। ठीक है। तो अब सिंटेक्स टू ऐड ए न्यू कॉलम। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, इसका डेटा टाइप। ये इसका पहला सिंटेक्स हो गया। दूसरा सिंटेक्स, इसमें आप जो कॉलम का नाम एग्जिस्टिंग है वो देंगे, उसके आफ्टर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नए कॉलम को हम तीन अलग अलग पोजीशन पे ऐड कर सकते
अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन सबके मार्क्स, सॉरी, इन सबके जो कोर्सेज हैं इनको अपडेट करना है, कैसे अपडेट करोगे? हमने कहा जिसका रोल नंबर 101 है, इसका कोर्स कर दो DA, डेटा एनालिटिक्स। जिसका कोर्स 102 है, इसका कोर्स कर दो डेटा साइंस। जिसका कोर्स 109 है, इसका कोर्स कर दो डेटा साइंस। जिसका कोर्स 106 है, इसका कोर्स कर दो फुल स्टैक। और बाकी जितने बच गए सबका कोर्स डेटा एनालिटिक्स कर दो। अब बताओ इस काम को कैसे करेंगे? क्या हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि इस काम को हम कर पाए? अपडेट कमांड, पहला तो स्टेप यही है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं तो अपडेट कमांड मुझे याद करनी चाहिए। अब अपडेट कमांड के मैंने कई सारे सिनेरियोज आपको कल पढ़ाए थे, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये देखो, अपडेट कमांड के मैंने 6 तरीके आपको बताए थे यूज करने के। तो अगर मैं इस वाला तरीका यूज करूंगा कि अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इज इक्वल टू DA, तो फिर ये कमांड क्या करेगी? सबका कोर्स क्या करके आ जाएगी? हमारा DA करके आ जाएगी, क्योंकि आपने कुछ वेयर तो लगाया ही नहीं। ठीक है। अगर आप ये लिखोगे अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इज इक्वल टू DA, किसका करना है? वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। अब सर और भी तो है जिनका DA करना है। अब मान लो रोल नंबर 101 का DA कर दिया, लेकिन 102 का DS भी तो करना है, तो वो कैसे करोगे? एक अपडेट कमांड और लिखोगे फिर। इसके बारे में सोचो थोड़ा। अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इज इक्वल टू केस रोल नंबर व्हेन 101 देन DA, व्हेन 102 देन डेटा साइंस, व्हेन 102 और 109 और 106 देन DS। एक ही बार में हो जाएगा, और लगा दो यहाँ पर वैल्यू में और। अगर वैन और को सपोर्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो बार बार लिखना पड़ेगा। एल्स जितने बच गए सबको क्या दे दो? सबको DA दे दो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला सिंटैक्स एक ही बार में आप जो चाहते हैं वो करके आ जाएगा। और अगर आप इस सिंटैक्स को अवॉइड करके नॉर्मल अपडेट सिंटैक्स पे जाएंगे तो आपको 2-3 अपडेट कमांड चलानी पड़ेंगी। DA की अलग चलानी पड़ेगी, जिनका डेटा साइंस है उनकी अलग चलानी पड़ेगी, जिनका फुल स्टैक है उनकी अलग चलानी पड़ेगी। तो हमें इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे आप लोग लिखवाएंगे इसको। तो अब चलो एक काम करते हैं, पहले आपको मौका देते हैं। आप 2 से 5 मिनट ले सकते हो, क्योंकि होना होगा तो इतने में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर होगा ही नहीं। तो आप लो अपने आप को टाइम, प्रैक्टिस करो इसकी। नहीं तो मैं अभी करके दिखाऊंगा। बट एक छोटी सी मिस्टेक आप सब जो कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, वो क्या है पहले मैं दिखाता हूँ, फिर देखते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट्स सेट, किस कॉलम की वैल्यू को सेट करना है? कोर्स इज इक्वल टू, कोर्स की वैल्यू किस कॉलम के बेस पर डिसाइड हो रही है? रोल नंबर। तो यहां पर लिखेंगे केस, और केस के आगे उस कॉलम का नाम जिस पर आप कंडीशन लगा रहे हैं, रोल।
वैन क्या होना चाहिए? वैन रोल नंबर की वैल्यू 101, देन, अब देखो गलती आपसे हुई, आपने ऐसे लिख दिया। आप किसी कॉलम की वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हो, अगर वो इंटीजर फ्लोट है तो डायरेक्ट लिखते हो, लेकिन अगर वो कॉलम वैरकर टाइप का है तो उसको कोट्स में लिखोगे ऐसे। और जब लिख रहे हो तो यहाँ दोबारा नहीं लिखना है ऐसे करके कि कोट्स इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप लिख चुके हो ये वाली बात। अब सिर्फ इसके इक्वल टू का आगे क्या था वो हिस्सा लिखना है, देन डी। व्हेन रोल नंबर की वैल्यू 102 और 109 हो तो दोनों पे डीएस है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 102 और 109, देन कोर्स क्या होना चाहिए? डीएस। अगर रोल नंबर 106 है, व्हेन 106, देन वैल्यू आपको कोर्स की करनी है फुल स्टैक, एल्स, अब कोई भी रोल नंबर बचाओ इनके अलावा, सबकी वैल्यू मुझे क्या कर देनी है? डीए। उसके बाद एंड और कमांड को करते हैं। बोलिए। हम्म, यानी कि वैन के साथ जो और वाला यहाँ पर हमने सोचा था ये यहाँ पर काम नहीं करा। ठीक है, तो डीएस यहाँ पर अपडेट होकर ही नहीं आया। क्या हुआ? एल्स वाले में ही सारा का सारा हमारा आ गया। इसका मतलब वैन के साथ आप और नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे तो एरर नहीं आ रही है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। तो कहाँ कहाँ पर अब सिर्फ डीएस करना रह गया? 102 और 109 पर। तो अब इसके लिए सिंपल अपडेट कमांड चलाई जा सकती है। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इज इक्वल टू डीएस, वेयर रोल नंबर, या तो इन लगा दो, इनसे भी काम हो जाएगा। रोल नंबर क्या क्या होना चाहिए? कौन कौन सा सोचा था हमने? 102 109। चलो, तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और वाली सिचुएशन को कि वैन के साथ आपका ये नहीं चलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, इस कॉलम में पूरी वैल्यू यही होनी चाहिए। अगर इस कॉलम की वैल्यू 102 और 109 होती तो मैच करती, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू यही मैच होनी चाहिए, है ना, रादर देन दिस और दिस। ठीक है, तो अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा।
चलो, ऑल्टर कमांड से नया कॉलम ऐड करना हमारे लिए आ गया। अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि मुझे क्या करना है, यहां पर किसी का कोर्स डेटा साइंस पूरा लिखना है। डीएस की जगह डेटा साइंस लिखना है। 102 वाले का कोर्स डेटा साइंस कर दो। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो, अपडेट कोर्स इज इक्वल टू डेटा साइंस वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102। बस एक का ही करा, सबका नहीं करा। और जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे तो लग रहा सही है, हो जाएगा। लेकिन जब करने जाएंगे तो देखते हैं कुछ शायद नया सा मिले। सर ये तो एरर दे रहा है, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम कोर्स। क्योंकि आपने कोर्स कॉलम जब बनाया था तो आपने वैरचर का साइज क्या रखा हुआ है? 10। मतलब हर वैल्यू 10 करेक्टर की हो सकती है। आपने 2 की रखी, कोई बात नहीं। अब आप इसमें देखो कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12। 12 करेक्टर्स की वैल्यू को आप नहीं कर सकते। लेकिन सर ऐसे तो अगर मैं टेबल की डेफिनेशन देखने की कोशिश करूं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो मुझे यहां से किसी का नाम भी 10 करेक्टर का ही है। मान लो किसी का नाम मुझे सरनेम के साथ लिखना है, तो वो 10 करेक्टर ज्यादा हो ही जाएगा। या मान लो कोई भी नेम ऐसा है जो एक ऐसी एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे नाम काफी बड़े हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग अपना नाम अपने फादर के नेम के साथ लिखते हैं, तो सर 10 करेक्टर से ज्यादा तो वो भी नहीं लिख पाएंगे फिर। तो अब यहाँ पर क्या ये डिसीजन सही होगा कि फिर एक काम करते हैं, इस कॉलम को ड्रॉप करके दोबारा बनाते हैं और साइज नया दे देंगे फिर उसको। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंटैक्टिकली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअली डेटा लॉस नहीं कर दोगे अपना। जब ये कॉलम ही ड्रॉप कर दोगे तो इसमें जो पहले से वैल्यूज पड़ी थी वो भी तो खत्म हो गई आपकी। अब जब नया कॉलम ऐड करोगे तो उसमें वैल्यू फिर लाओगे, फिर से कमांड लिखोगे अपडेट वाली। तो कोई और तरीका नहीं है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन फीजिबल नजर नहीं आ रहा है। पॉसिबल है बट फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमसे क्या बोला गया? उसके लिए फिर हमसे बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कॉलम का ही साइज आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर देंगे? ऑल्टर कमांड के साथ हमें एक और वेरिएंट मिला हुआ है जिसमें किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप और साइज दोनों ही बदलने का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल टू केस रोल रोल डीएस। अब देखो यहां पर आपका ये रह गया, वैल्यू लिखने से रह गई। ठीक है, फिर आप एंटर करते चले जा रहे हो, एंटर नहीं करना है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे। अगर आप अपनी कमांड को मल्टी लाइन पे लिखते हो और कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप ये सोचोगे दोबारा लिखेंगे। तो दोबारा तब लिखोगे जब ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। कमांड कंप्लीट दो तरह से होगी, या तो एक्शन करने के बाद या फिर कैंसिल होने के बाद। एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि मिस्टेक हो गई है। आप एंटर करते जाओगे, एरो आता चला जाएगा। आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तब आपका कमांड कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कमांड सही से लिखनी पड़ेगी तब आपकी चलेगी। चलो, तो अब हम क्या सीखना चाहते हैं? अब हम सीखना चाहते हैं ऑल्टर कमांड का वो सिंटेक्स जिसमें आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बदलने की बात कर रहे हैं या डेटा टाइप का साइज बदलने की बात कर रहे हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। तो अब अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ऑल्टर कमांड के साथ
हमने कॉम्बिनेशन में कल क्या लिखा था? रीनेम। रीनेम टेबल करना है तो टू, रीनेम कॉलम करना है तो रीनेम के साथ कॉलम कीवर्ड भी आता है। आज हमने पढ़ा ऑल्टर के साथ ऐड, ऐड कॉलम। फिर आज ही पढ़ा ऑल्टर के साथ ड्रॉप कॉलम। ठीक है। और अब एक और पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टर के साथ मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई। तो जब ऑल्टर के साथ हम मॉडिफाई लगाते हैं तो इसका मतलब हम कॉलम का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम कॉलम का नाम वही रखेंगे, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, ये वाली इंफॉर्मेशन को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम मॉडिफाई का यूज करेंगे। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कॉलम। कॉलम का नाम बताइए, कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना चाहते हैं? हमने कहा कोर्स। अब कोर्स कॉलम मॉडिफाई करना है, बताओ उसका नया डेटा टाइप क्या रखना है? हमने कहा डेटा टाइप तो वही रखना है। तो मॉडिफाई कह रहा है कि नहीं, जब आप मुझे इस्तेमाल करोगे तो आपको नया डेटा टाइप बताना ही पड़ेगा। भले ही आप जो पुराना वाला था वही बता दो, लेकिन सिंटैक्स है कि मॉडिफाई के साथ कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप आएगा ही आएगा। हमने कहा चलो बता देते हैं वेर कैर, हमें तो बस साइज बदलना था, तो अब बदल दो साइज, ये लो 20 कर दे। तो बिना इस कॉलम की वैल्यू को चेंज करे हुए हमने कॉलम का डेटा टाइप का साइज बढ़ा दिया। अब वेरीफाई कैसे करें? बढ़ गया, डेस्क्राइब से टेबल की डेफिनेशन चेक कर लो। पहले आ रहा है हमारा 10, अब हो गया हमारा 20। और वेरीफाई करना है तो वो अपडेट कमांड जो आपने लिखी थी अभी उसको चला कर देख लो, इस बार एरर नहीं आनी चाहिए। चल गई। वापस से डीएस कर देते हैं, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था वो समझ में आ गया। तो अब इसे लिख लेते हैं, सिंटैक्स टू मॉडिफाई डेटा टाइप।
ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम, और न्यू डेटा टाइप। तो अभी तक हमने जो भी एसक्यूएल कमांड पढ़ी, ऑल्टर कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑल्टर कमांड अभी चली रही है। इवन हमारा सेलेक्ट कमांड भी कंप्लीट नहीं हुई है, चली रही है। अपडेट को आप मान सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस कवर हो गए, डिलीट के मोस्ट ऑफ द केसेस कवर हो गए। सेलेक्ट कमांड और ऑल्टर कमांड अभी और बहुत सारे सिनेरियोज के साथ अभी आपको पढ़नी है। मैंने बेसिक समझने के लिए सेलेक्ट के बारे में आपको बता दिया कि कैसे रिकॉर्ड फैच करते हैं, ठीक है ना। सब सेलेक्ट इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है सेलेक्ट के अंदर, और अभी ये सब बचा हुआ है हमारा भी, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, एसक्यूएल में जितनी भी कमांड पॉसिबल हैं सबको कैटेगराइज किया गया है। तो कई बार हम जब कोई ट्यूटोरियल पढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट कमांड ना बताकर उसकी कैटेगरी का नाम बताया जाता है। तो हमें उससे आइडेंटिफाई करना होगा, अच्छा इस कमांड की बात चल रही है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एसक्यूएल कमांड्स को बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है जिसका नाम है डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। डीडीएल कमांड्स वो होती हैं जो किसी टेबल की डेफिनेशन पे काम करती हैं। तो कौन कौन सी कमांड ऐसी हैं जो टेबल की डेफिनेशन पे काम करती हैं? हाँ, तो अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं क्रिएट, तो ये भी तो यही काम करते हैं, टेबल ही तो बनाती है ये भी। तो क्रिएट टेबल, दूसरा इन्होंने बताया ड्रॉप टेबल, भाई टेबल तो यही कर रही है। और तीसरा जो इन्होंने बताया ऑल्टर। अब ऑल्टर के साथ आप ऑल्टर रीनेम लगाओ, ऑल्टर मॉडिफाई लगाओ, ऑल्टर के साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन लगाओ, ओवरऑल ऑल्टर कमांड हमारी क्या है, एक डीडीएल कमांड है। जितने भी सिनेरियो ऑल्टर के हैं सब एक ही कहलाएंगे, ऑल्टर कमांड, एटसेट्रा। और भी होंगे, हमने कहा शायद आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी अंदाजा लग गया। आगे जाके हमें ये सीखने को मिलेगा कि डीडीएल कमांड्स सिर्फ टेबल की डेफिनेशन पे काम नहीं करती हैं। डेटा को जहां जहां पर हम मैनेज कर सकते हैं हर उस जगह पर डीडीएल कमांड आती है। जैसे अभी हमारे लिए टेबल है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा व्यू, और आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा हमारे पास इंडेक्स, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास डेटाबेस, है ना, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस भी तो हमारा हमारा इस तरह चलता है। तो इस तरह से क्रिएट
सिर्फ टेबल ही नहीं होती है, क्रिएट व्यू भी होता है, क्रिएट इंडेक्स भी होता है, और क्रिएट डेटाबेस भी होता है। जो 6:30 PM आपने बनाया था, उसमें भी तो क्रिएट कमांड लिखी थी। ठीक है। इस तरह से हर वो चीज जो क्रिएट होती है, फिर वो ड्रॉप भी होती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हर वो चीज जो क्रिएट और ड्रॉप होती है ऑल्टर भी होती है। टेबल होती है ऑल्टर। ठीक है। चलो, अब दूसरी कैटेगरी की जो कमांड होती है, उसे बोलते हैं डीएमएल कमांड। फुल फॉर्म इसकी होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट वर्ड कोई आपसे पूछे या मैनिपुलेशन वर्ड पूछे तो क्या होता है? मान लीजिए ये एक इंसान था जो इससे कुछ बात कर रहा था। अब तीसरे ने कान लगा के सुन लिया कि ये इसे क्या बता रहा है। अब इसने चौथे को बताया, चौथे ने पांचवें को बताया, पांचवें ने छठे को बताया। अब छठे ने जब इसको बताया, तो आपको लगता है कि यहां से जो बात यहाँ पहुंची थी और ये घूम के बात यहाँ जो पहुंची वो एक ही रही होगी, अलग अलग होगी? ह्यूमन नेचर, मैनिपुलेशन। इसने जब कोई बात सुनी तो एक्चुअल थी, इसने जब आगे बढ़ाई, अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, और जो काम की बात थी वो हटा दी, और जो काम की नहीं थी वो जोड़ दी होगी इसने। समझ में आ रहा है? ऐसे तो होता है, इंसान ऐसे तो बात करते हो, कैसे करते हैं, इंसान का नेचर है। जब इसने इसको बताया होगा तो इसने अपनी तरफ से दो बातें और जोड़ दी होंगी, और जो एक्चुअल बात थी वो हटा दी होगी। जब यहां तक पहुंचने के बाद यहां पहुंची तो बात ही बदल गई होगी पूरी। क्या बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस में? मैनिपुलेट कर दे। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, अपने हिसाब से चीजों को बदलना। ठीक है। तो अब, ठीक है, अब एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका ब्रेन क्या बोला? अपडेट से क्या होता है? टेबल हमारी बदल जाती है। अच्छा, ये बताओ, जब मैं डिलीट चलाऊंगा तो टेबल नहीं बदल रही है? भाई, एक इंसान ने आगे वाले को कोई बात बताई तो कुछ कम भी तो कर दी उसने। इंसर्ट, अपनी तरफ जोड़ दी दो बातें। इंसर्ट। तो इंसानों के नजरिए सही रखने वाले ने इसका नाम डीएमएल रखा होगा। डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो ये तीन कमांड्स हैं, और भी होती होंगी, हमने जो पढ़ा अभी तक उसमें तीन पढ़ी हैं। अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, इन तीन कमांड्स को डीएमएल कमांड्स की कैटेगरी में रखा गया है। सेलेक्ट से टेबल कहाँ चेंज होती है? अगर मैं सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ, बताओ टेबलों को चेंज होता है? कोई चेंज नहीं होता है। तो वो क्यों रखी जाएगी डीएमएल के अंदर? डीक्यूएल में रखी जाएगी। डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड। वो कमांड्स जो क्वेरी करती हैं, क्वेरी का मतलब होता है मांगना। जैसे आप इंक्वायरी करने आए कोर्स के बारे में, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए हो, है ना, सेलेक्ट करने आए हो। ठीक है। तो इसी तरह से हम टेबल के पास कुछ क्वेरी लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उससे कुछ मांगने आए हैं, वो हमें हमारी क्वेरी का रेस्पॉन्स करे। तो इसके अंदर अभी सिर्फ सेलेक्ट कमांड पे हमने पढ़ा है, बाकी कोई और होगी तो देखेंगे एक बार। एक और होती है, इसका नाम है टीसीएल कमांड। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर मैंने माई सिक्वल इंस्टॉल कर रखी है, लेकिन मैं रूट यूजर पे काम करता हूँ। अब रूट यूजर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस रखे हुए हैं, हर डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल बनी हुई, ऐसे करके। अब ऐसा हो सकता है
कि मैं एक यूजर और बना लूं, क्रिएट यूजर, यूजर का नेम, क्रिएट कमांड से नया यूजर बन जाता है। ठीक है, तो मैंने एक यूजर और बना लिया, मान लीजिए टेस्ट नाम से। अब टेस्ट यूजर अपने डेटाबेस के अंदर इस वाले डेटाबेस की टेबल यूज करना चाहता है, तो कर सकता है कि नहीं? टेस्ट यूजर अपने डेटाबेस के अंदर से इस टेबल में डिलीट कमांड चलाना चाहता है, अपडेट कमांड चलाना चाहता है। वो कमांड्स जो किसी यूजर को किसी दूसरे यूजर के डेटा पर कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कमांड्स को डीसीएल कमांड्स कहा जाता है। यानी कि सिंगल यूजर के लिए इन कमांड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा भी हम रूट यूजर पे काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल यूजर की जरूरत तब पड़ती है जब आप सर्वर पे बैठकर अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हो, एक साथ मल्टीपल यूजर हैं। तो अभी हम जिस सिनेरियो को पढ़ रहे हैं उसमें इसका यूज ना के बराबर है, जीरो है, क्योंकि हम एक ही यूजर के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूट यूजर के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कमांड्स आती हैं, जनरली दो कमांड्स यहाँ पर हमारी आती है, एक आती है ग्रांट और दूसरा आती है हमारी रीड। और भी होंगी, बहरहाल ये दो ज्यादा फेमस हैं। ग्रांट का काम है परमिशन देना, रिव्यू का काम है जब परमिशन दी है उनको हटाना। हमने इनको अभी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करा है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमें एक यूजर बनाना सीखना पड़ेगा रूट के अलावा, फिर उसके अंदर कुछ टेबल बनाएंगे, फिर वो टेबल इसके रूट यूजर के टेबल को एक्सेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तब इन कमांड्स का रोल आएगा। तो कभी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, फिलहाल कैटेगरी बन रही है तो लिख दी। एक और होता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई भी डीएमएल कमांड चलाई, इंसर्ट डिलीट अपडेट, फिर उसके बाद आपको लगा यार ये तो गलत हो गई, मुझे डिलीट करना था किसी और को, कर दिया मैंने किसी और को। तो अब जो मैंने कमांड चलाई, मैं उस कमांड का इफेक्ट नल एंड वाइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस कमांड के चलने से जो चेंजेस हुए थे वो वापस कर दिए जाएं, ये कमांड ना मानी जाए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास टीसीएल कमांड्स होती हैं जो इस काम को करने के लिए यूज होती हैं। रोल बैक, रोल बैक कमांड से क्या होगा, आपने जो भी डीएमएल कमांड चलाई है सिर्फ डीएमएल पे काम करती है ना, डीडीएल पर काम नहीं करती, डीक्यूएल पे काम नहीं करती। ठीक है, सिर्फ डीएमएल कमांड के लिए आप ऐसा कर सकते हो। रोल बैक का काम होता है कोई भी डीएमएल कमांड चली तो उसका इफेक्ट नलीफाई कर देना, उसका कोई मतलब नहीं होने देना। उसकी बहुत शर्तें होती हैं, कहना बहुत आसान है, जब करेंगे तो आपको बहुत कुछ पहले सेटअप बनाना पड़ेगा, तब ऐसा हो पाएगा। दूसरा है कि अगर हमने मान लीजिए अपना कोई भी कमांड चलाया डीएमएल, अब मैं चाहता हूं ये वापस हो ही ना पाए, रोल बैक से भी ना हो, परमानेंट कर दो, ये चेंज ही नहीं हो सकती। कमिट, कमिट कमांड का मतलब है कि अब रोल बैक भी नहीं होगी, वापस नहीं होगी कमांड आपकी। ठीक है, एक और है सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट का मतलब क्या है, पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। जब करेंगे तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी तो बस एक आउटर पिक्चर है। इसी तरह से एक और कमांड होती है स्टार्ट ट्रांजैक्शन करके, वो भी टी सेल कमांड हमारी कहलाती है। और भी हैं जो हम इसको लिख सकते हैं। ट्रंकेट को जनरली लोग डीडीएल में रखते हैं,
ट्रंकेट कमांड को डीडीएल में रखा जाता है। चलो, अब कई बार कोई ट्यूटोरियल आप पढ़ेंगे या कहीं एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और ज्यादा बार दो शब्द मिलेंगे, डीडीएल डीएमएल, डीडीएल डीएमएल। तो इनकी क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी है, बाकी इतने सुनाई नहीं देंगे आपके लिए। डीडीएल और डीएमएल ये दो शब्द बहुत सुनाई देते हैं। तो डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन की बात हो रही है, डीएमएल का मतलब मैनिपुलेशन, मतलब तीन की बात हो रही है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांजैक्शन, टीसीएल कमांड्स पढ़ते हैं पहले ना, क्योंकि लगभग बाकी पढ़ ली है। और डीसीएल के लिए अलग यूजर बनाना पड़ेगा, जो कि हम आई गेस लास्ट क्लास में करेंगे। और टीसीएल अभी पढ़ लेते हैं, बाकी सब हमारा पढ़ा पढ़ा सा हो जाएगा। तो टीसीएल कमांड्स के लिए पहली शर्त है कि हम सिर्फ डीएमएल को ही टीसीएल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तो टीसीएल कमांड्स वर्क, अगर आप उस पर वर्क करना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आपकी टीसीएल कमांड्स ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद ही काम करेंगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं करी है तो आप कितना भी रोल बैक लिखो, कितना भी कुछ लिखो, फर्क ही नहीं पड़ेगा उनका, एरर भी नहीं आएगी। ट्रांजैक्शन के अंदर अब आप आ गए, इसका मतलब अब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट को चाहो तो वापस करा सकते हो। हमने कहा चलो करते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक अपडेट कमांड चलाई, सबके मार्क्स एक एक नंबर बढ़ा दो। अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 1। सबके बढ़ा दिए मैंने, चला के देखा तो बढ़ गए सबके। 82 वाले के 83 हो गए, 87 वाले के 88 हो गए, इसी तरह 78 वाले के 79 हो गए। ठीक है, अब मुझसे कहा गया जिसका रोल नंबर 102 है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, गलती हो गई, वेयर लगाना भूल गया और एंटर हो गया मुझसे। अब क्या बचा मेरी टेबल में, ओनली टेबल, सारी रोज खत्म हो गई हमारी अब। ये देखो, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं किसके अंदर चल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन के अंदर। और ट्रांजैक्शन के अंदर हमें कौन सी कमांड अलाउड होती हैं, ये वाली कमांड्स होती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर रोल बैक लिख दूंगा, घबराने की बात नहीं, रोल बैक एंटर। मतलब अब आपकी टेबल उस स्टेट में ला दी गई है जब वो ट्रांजैक्शन बनाते समय थी, जैसी वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते समय थी। तो ट्रांजैक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने टेबल चला के देखी थी, तो इस स्टेट में थी। अब यही स्टेट में टेबल को वापस कर दिया गया है, तो यानी कि डिलीट वाला भी वापस आ गया होगा और जो अपडेट करा है वो भी वापस हो गया होगा। पूरी ट्रांजैक्शन रोलबैक आपकी हो गई, वापस आ गया, और आपका एक एक जो बड़ा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन नहीं लिखा होता और फिर ऐसा कर गए होते तो कुछ नहीं होता, डेटा गया तो गया, वापसी नहीं है उसकी। तो ये बहुत सेंसिटिव कमांड होती हैं। आएंगे इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं
जो आपको समझना होगा, पहला, अगर आपने रोल बैक पूरी ट्रांजैक्शन कर दी तो अब ट्रांजैक्शन एग्जिट हो जाती है। मतलब ऐसी गलती मत कर देना कि चलो फिर से कुछ अपडेट डिलीट इंसर्ट करते हैं, अब रोल बैक कर देंगे वापस, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोल बैक एक बार चल गया तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट खत्म हो गया। अब आपको फिर से अगर ऐसा करना है तो फिर से स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। रोल बैक ट्रांजैक्शन को हमारा एग्जिट कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहां पर? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, और अब मैं रोल बैक करने ही वाला था, सिस्टम क्रैश हो गया मेरा, पावर सप्लाई ऑफ हो गई। अब क्या होगा? जब दोबारा सिस्टम चलाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, तो फिर अब टेबल क्या होगी? मैं रोल बैक कर ही नहीं पाया, उससे पहले सिस्टम क्रैश हो गया मेरा। तो घबराने की दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन अगर आपने स्टार्ट कर रखी थी और जितनी कमांड्स आपने चला रखी हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद, और आपका सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फेलियर होने पर रोल बैक कर दिया जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब आप सिस्टम चलाओगे तो आपकी टेबल उस पॉइंट पर होगी जिस समय आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, यहां पर मैंने इसके अंदर एक अपडेट कमांड चलाई, उसके बाद मैंने डिलीट कमांड चलाई। अब मैंने कहा अपडेट वाली सही है, सिर्फ डिलीट वाली गलत हो गई है। अब मैं रोल बैक पूरी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं बस डिलीट वाली का रोल बैक कर दो, बाकी इसके पहले जो हुआ था वो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी सुबह 10 बजे, प्रैक्टिस करने बैठा, और मैं 11 बजे तक कुछ करता रहा, शाम को 4 बजे तक मैंने कुछ करा ट्रांजैक्शन के अंदर ही, और 4 बजे मैंने कोई गलत कमांड चला दी और मैंने लिख दिया रोल बैक, मैं फिर सुबह 10 बजे पहुंच गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमें कंट्रोल और ज्यादा चाहिए ट्रांजैक्शन के ऊपर। अभी क्या हो रहा है? अभी पूरी ट्रांजैक्शन ही रोल बैक हो जाती है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? दोबारा स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। तो अगर आप पूरी ट्रांजैक्शन रोलबैक नहीं करना चाहते तो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ मार्कर्स क्रिएट करने होते हैं, कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं जिनको बोलते हैं सेव पॉइंट। यहाँ लिखेंगे सेव पॉइंट। मान लो S1, आप ऐसा कर सकते हो 10 AM, सुबह 10 बजे सिस्टम लेने बैठे और आपने 10 बजे का एक सेव पॉइंट बना लिया, फिर एक 11 बजे का बना लिया, एक 11:30 का बना, ऐसे करके आप अपना बना सकते हो। फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए S1 नाम से। अब इस S1 सेव पॉइंट के अंदर आप जितनी चाहे उतनी कमांड चलाओ, इंसर्ट डिलीट अपडेट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा चलो एक अपडेट चला दो, ये वाली अपडेट चला दी जिसमें सबके नंबर एक एक बढ़ रहे हैं। और चलानी है और चला लो, इंसर्ट और चला लो, अपडेट और डिलीट, जो करना है करते रहो। हमने कहा बस ठीक है, एक सही समझ में आ जाएगा। अब हम एक और सेव पॉइंट बना रहे हैं, सेव पॉइंट टेस्ट। अब इसके अंदर मैंने डिलीट कमांड चलाई, ये वाली। अब जब मैं सेलेक्ट चला कर देखूं तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, खत्म हो चुका है। अब मैंने आपसे कहा नहीं भाई, सेव पॉइंट S2 के बाद जितनी कमांड चली हैं सिर्फ वो रोल बैक कर दो, उसके पहले जितनी कमांड चली थी वो सब सही है। तो अब रोल बैक करने का दूसरा वेरिएंट, पहला वेरिएंट अभी भी काम करेगा कि आप सिर्फ रोल बैक लिख दो, और ऐसा करोगे तो पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है, यानी कि अब आप इस पॉइंट पर रोल बैक हो जाएंगे, ये यहां पर, ये भी खत्म, ये भी खत्म। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं S2 तक रोल बैक करो, तो लिखेंगे रोल बैक टू एस। S2 कौन है? सेव पॉइंट का नाम। अब मैंने एंटर करा, तो अब आपका टेबल की स्टेट वो कर दी गई होगी
जैसी थी S2 सेव पॉइंट बनाते समय। और S2 सेव पॉइंट बनाते समय टेबल में अपडेट वाला काम हो चुका है। अब अगर मैं सेलेक्ट चला कर देखूंगा तो डेटा वापस आ जाएगा, लेकिन अपडेटेड वाला रहेगा। तो इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं चलानी चाहिए, हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर सेव पॉइंट्स क्रिएट करने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक सेव पॉइंट पे एक कमांड चलाओ, एक सेव पॉइंट में 4 चलाओ, 5 चलाओ, अपने हिसाब से देखो कितने चलानी है उसके अंदर, है ना। एक एक कमांड रोल बैक नहीं हो सकती, सेव पॉइंट पर रोल बैक किया जा सकता। अब देखो यहां पर, अब एक और नई बात, अगर आप रोल बैक पूरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रोल बैक किसी एक सेव पॉइंट पे करते हैं, जैसे मैंने S2 पे करा, तो वो सेव पॉइंट डिलीट हो जाता है। अब उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, वो सेव पॉइंट खत्म हो गया। प्लस ट्रांजैक्शन अभी भी जिंदा है, आप आगे जो भी लिखोगे वो ट्रांजैक्शन के अंदर ही माना जाएगा। ट्रांजैक्शन अभी एंड आपकी नहीं हुई, क्योंकि आप पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर सेव पॉइंट पर रोल बैक हुए हैं। तो वो सेव पॉइंट अब डिलीट हो गया होगा, उससे पहले जो भी करा था वो सब एग्जिस्ट आपका करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए अब आप क्या करते हैं, इसी सिचुएशन पे सिस्टम क्रैश हो जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, तो अब अगर मैं जब वापस सिस्टम चलाऊंगा तो क्या होगा ट्रांजैक्शन के साथ? बाय डिफॉल्ट क्या होती है ट्रांजैक्शन हमारी? पूरी रोल बैक हो जाती है। सिस्टम फेलियर होने पर पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी। अगर जितने सेव पॉइंट बने थे कोई मतलब नहीं रह गया उनका। तो हमने कहा सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना है। हमने शुरू में जो काम करे थे वो सही थे हमारे, दोबारा फिर करने पड़ जाएंगे। तो यहां पर फिर ऑप्शन आया कि आप क्या कर सकते हो, अगर सेव पॉइंट S2 डिलीट हो गया है तो आप इस नाम से दोबारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो S3 नाम से बनाओ, लेकिन अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप रोल बैक टू S2 करोगे तो एरर आ जाएगी, तो आप इस नाम से दोबारा बना सकते होगे। बट जो मैं अभी बता रहा था, वापस उस पर आओ, कि आपको लगता है कि सर हमने जो सेव पॉइंट S1 के अंदर कमांड चलाई थी वो सही है, सिस्टम क्रैश होने पर ऑटोमेटिक रोल बैक हमें नहीं चाहिए उनका, तो क्या लिख दोगे यहां पर? कमिट, COMMIT। कमिट कमांड क्या करती है, अब तक ट्रांजैक्शन में जितनी कमांड आपकी एग्जीक्यूट हुई हैं, है ना, रोल बैक को हटाकर जितनी कमांड बची हुई हैं उन सबको परमानेंट कर देंगे। अब सिस्टम क्रैश होता है कोई फर्क नहीं है, परमानेंट इफेक्ट कर दिया है। तो कमिट का काम है ट्रांजैक्शन को परमानेंट करना। अगर ट्रांजैक्शन के बाद आपने कमिट नहीं चलाया तो ऑटोमेटिक रोल बैक हो जाता है, नहीं करोगे तो भी ऑटोमेटिक रोल बैक होगा, क्योंकि सिस्टम क्रैश होने पर ऑटोमेटिक रोल बैक डिफाइन किया गया है, ऑटोमेटिक कमिट डिफाइन नहीं किया है। कमिट तभी होगा ट्रांजैक्शन के अंदर का डेटा जब खुद से कमिट चलाओ। और अगर आपने एक बार कमिट चला दिया तो आप ट्रांजेक्शन फिर बाहर आ गए। अब आगे जितनी कमांड लिखोगे फिर से ध्यान रखना कि अब आपको क्या करना है, फिर से ये काम करना पड़ेगा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर। ठीक। अब एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद ट्रांजेक्शन की कहानी खत्म हो जाए। आखिरी पॉइंट ये है कि आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, लिख दूंगा सारी बातें। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद आपने यहां पर ऑल्टर कमांड चला दी, और आपने कॉलम का नाम चेंज कर दिया, नया कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम को ड्रॉप कर दिया। फिर आपने सोचा हम तो ट्रांजैक्शन के अंदर हैं, रोल बैक कर देते हैं, नहीं होगी। ऑल्टर कमांड ट्रांजैक्शन के अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, वो ऑटो कमिट होती है, परमानेंट होती है, उसकी वापसी नहीं होती। आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन अंदर क्रिएट टेबल चला दी, टेबल बनाऊंगा, फिर आपको लगा यार जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, तो आपने कहा कि ट्रांजैक्शन के अंदर है, रोल बैक कर देते हैं, नहीं होगी। क्रिएट कमांड का कोई रोल बैक नहीं होता, ऑल्टर कमांड, क्रिएट कमांड का कोई रोल बैक नहीं होता। रोल बैक सिर्फ किसका होता है? DML का। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है बात खत्म कर दी जाएगी, इसका इफेक्ट भी कुछ मिलेगा आपको। अगर आपने ट्रांजैक्शन के अंदर क्रिएट कमांड चलाई या ऑल्टर कमांड चलाई तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कमिट करके एंड कर दी जाती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपने क्रिएट ऑल्टर लिखा,
ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन ट्रांजैक्शन कमिट कर दी जाएगी और उसको एंड कर दिया जाएगा। अब आप ट्रांजैक्शन बाहर आ गए। तो आपको कभी भी ट्रांजैक्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कब क्या हो जाती है, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल है तो मुझे पता है कि कब कमिट करना है और कब रोल बैक करना है। और जब मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं निकला, अचानक से ऐसी सिचुएशंस बन गई, तो मुझे पता होना चाहिए अब क्या डेफिनेशन है हमारी। सिस्टम क्रैश होने पर ऑटोमेटिक रोल बैक होता है। अगर हम ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी डीडीएल कमांड चला देते हैं, ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर, कोई भी डीडीएल कमांड चला देते हैं, एनी डीडीएल कमांड, तो ट्रांजैक्शन हमारा ऑटो कमिट होती है, रोल बैक नहीं, ऑटो कमिट होती है और एंड हो जाती है। ठीक है, तो हमें इन सबको नहीं करना होगा ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने किसी को पेमेंट करा, और करना था किसी को, कर दिया मैंने किसी को, तो अब क्या करें, वापसी तो होगी नहीं, है ना। तो बैंक ने एक सिस्टम निकाल रखा था, एनईएफटी। एनईएफटी एक पेमेंट का मोड, जैसा आज यूपीआई चल रहा है, ऐसे एक मोड आता था नेफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये दो मोड हुआ करते थे। तो बैंक वाले क्या करते थे, इन मोड पर आपकी ट्रांजैक्शन करते थे, नहीं आपके लेन देन, उस लेन देन को बैंक वाले क्या बोलते थे, ट्रांजैक्शन ही कहते थे, है ना। तो उसको ट्रांजैक्शन क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि वहां पर कमिट और रोल बैक के फीचर अवेलेबल होते थे बैंकों के पास। अगर आपने एनईएफटी आरटीजीएस करा किसी को, तो आपके खाते से पैसा निकल गया, लेकिन जिसको जाना उसको अभी नहीं पहुंचा है। बैंक 2 घंटे इंतजार करेगा कि यार बंदे का कॉल तो नहीं आ जाए, कहीं गलत कर दिया मैंने। उसने क्या करा होगा, बैंकिंग सिस्टम में अभी कमिट नहीं करा होगा, 2 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं वो, है ना। और अगर आपको लगता है आपने गलत कर दिया है, तुरंत अपने एविडेंस दिखाओ, बैंक के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, वो रोल बैक कर देगा, उसके हाथ में कंट्रोल होगा अगर आप एविडेंस दिखा पाए उसे तो। इसीलिए कभी भी एनईएफटी आरटीजीएस तुरंत इफेक्ट नहीं करती, हर 2 घंटे बाद चलाते हैं बैंक वाले। सुबह 10 से 12 चलाई तो शायद 1 बजे नेफ्ट चलेगी, उसके बाद की ट्रांजेक्शन जितनी होंगी शाम को 6 बजे चलेगी, ऐसे चलाते हैं वो लोग। लेकिन अब यूपीआई आ गया है, किसी को पेशेंस ही नहीं है, इधर क्लिक करो उधर तुरंत आना चाहिए, तो यूपीआई का कोई रोल बैक नहीं है, हो गई तो हो गई, परमानेंट अप्रोच। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन जो वर्ड लाया गया था, वो इसी से रिलेट करके लाया गया। पहले ट्रांजैक्शन रोल बैक कमिट होती थी, यूपीआई ने वो सब खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं होता, जो हो गया तो हो गया। तो इसलिए आज बड़ा पेमेंट जब भी होता है, यूपीआई वाले मना कर देते हैं, गलती हो गई तो। यूपीआई की लिमिट कितनी है, 1 लाख, जानबूझ कर करी गई ना। मान लो आपने गलती से करना था, किसी को कर दिया, किसी को 10 लाख का पेमेंट, आप तो बैठ ही जाओगे। अब 1 लाख कम से कम कुछ तो बचा रहेगा आपका। इसलिए बड़ा पेमेंट बैंक वाला आज भी किससे करवाता है, एनईएफटी और आरटीजीएस से करवाता है। ठीक है, बहरहाल कोई साइंस नहीं है ट्रांजैक्शन के अंदर, ट्रांजैक्शन में कोई साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें, अरे नहीं बताया तो, ऑल्टर कमांड, अपडेट, सॉरी, ऑल्टर कमांड, क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, ये हमारा ट्रांजैक्शन में काम नहीं करती हैं। आपने ड्रॉप कमांड लिख दी तो टेबल भी गई और ट्रांजैक्शन भी गई, दोनों खत्म। चलो, इसको कॉपी करके मैं आपको शेयर करता हूँ, इसके नोट्स मैं लिखकर आपको क्लास में शेयर कर दूंगा। फिलहाल आज इतना रखते हैं, कल मिलेंगे, है ना।